यस मैम, आई एम रेडी। प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं आपके रीड को फोकस करते हुए क्लास। और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर पेपर में आपके सीडीपी के प्रश्न इस टॉपिक से पूछ जाते हैं, और वो क्या है? बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। तो आज हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी क्लास को देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और रेगुलरिटी के साथ क्लास में जुड़े रहें। सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को राम राम, सभी को शाम शाम, सभी को सत श्री अकाल, केम छो मजामा, जय जिनेन्द्र जी। सबको हेलो, सबको हाय। एनर्जेटिक वे में जुड़ जाइए और अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। बेहतरीन क्लास, जबरदस्त क्लास, मस्त क्लास होने वाली है। और सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो रेगुलर हैं और जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनके कैसे कल के टेस्ट में रिजल्ट रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, कल का टेस्ट अब तक का सबसे बेहतरीन टेस्ट हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के 20 में से 20 नंबर आए हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कल कौन रहे हमारे टॉप 10 स्कोरर। तो आकृति, शालिनी, शाउमी, देखिए ये तीनों के 20 में से 20 है, वेरी गुड। आगे सोनल, शबाना, धीरेन्द्र शर्मा जयपुर, ट्विंकल शर्मा, श्रीजी व्लॉग, कुबेर पटेल और सुग्रीव बस्तेदिया। आप देखेंगे टॉप 10 के 10 के 20 में से 20 है। इसका मतलब ये है कि आप सब प्यारे परीक्षार्थी रेगुलरिटी बनाए रखे हो। आप सभी प्यारे परीक्षार्थी क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। मतलब ये टेस्ट का रिजल्ट देख के तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता ही हो गई जी। ठीक है, ये जो टेस्ट का रिजल्ट देखकर मुझे अत्यंत क्या क्या बोलते हैं, प्रसन्नता, है ना? तो वो हो गई। चलो ठीक है, तो आज की अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की। क्या होती है इंटेलिजेंस, क्या होती है बुद्धि, बुद्धि के बारे में किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टेट एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और स्टेट एग्जाम की तैयारी में डिफाइंस, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बुद्धि की कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई, और फिर उसके बाद हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल जी। सभी को हेलो, सभी को हाय। राहुल कुमार जी, अंशु जी, पूजा जी, आनंद जी, रूबी जी, संध्या, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग हुई, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट बहुत प्यारा रहा। तो आइए, आज के भी पेपर में, आज के भी टेस्ट में आपने फुल स्कोर ही करना है। ओके, चलो। तो इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है? देखो, बुद्धि है तो सब कुछ है। बुद्धि क्या होता है? बोलते नहीं है कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वैसे ही भाई हमारी बुद्धि भी तो सब कुछ करती है। अब हमारे सोचने में, हमारे तर्क करने में, हमारे समस्या को समाधान करने में, कोई भी निर्णय लेना है उसको लेने में, सब में ही तो बुद्धि काम आती है, हाँ है ना? तो यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, यह जानने के लिए बुद्धि एक महत्वपूर्ण संरचना है। व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, ये आपको आपकी बुद्धि बताती है। करेक्ट है। अब बुद्धि की मदद से आप किसी भी नई चीज को लर्न कर सकते हैं, आप नए नए अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, और आपकी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। ये सारा का सारा काम क्या है? बुद्धि का है। ठीक है जी, क्लियर क्लियर एंड क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। अब देखिए, बुद्धि के लिए डिफाइन किसने दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं। अगर आज की क्लास किसी ने देख ली तो आप मान के चलो 2 नंबर तो पक्के हैं उसके। 2 नंबर आज की क्लास, जिसमें मैंने कहा बुद्धि के आपके सिद्धांत, और फिर कल की क्लास जिसमें मैं आपको कराऊंगी बुद्धि के मापन, कि बुद्धि को किस तरीके से मापा गया है। तो ये दोनों क्लास आएगी। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बोरिंग। बोरिंग भाई बहुत बोरिंग थे। बोरिंग कहते हैं बुद्धि वो है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, जो बुद्धि परीक्षण, जो इंटेलिजेंस टेस्ट मापते हैं ना, वही बुद्धि है। ये कौन कहता है? बोरिंग। दूसरा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की बात की, द्विकारक सिद्धांत की बात की। अब ये स्पीयरमैन क्या कहते हैं? कहते हैं यह एक समान योग्यता है जो मुख्य रूप से संबंधों और सह संबंधी से संबंधित है। जो स्पीयरमैन है वो कहते हैं ये एक वो एबिलिटी है जिसके अंतर्गत हम एजुकेशन लेते हैं, और ये एजुकेशन से आपके संबंधित है। मतलब कहने का मतलब क्या है?
ये बुद्धि एक तरीके की संरचना है जो आपको दूसरी चीज को समझने में मदद करती है और ये एक दूसरे से संबंधित होती है। ये कौन कहता है? स्पीयरमैन। तीसरी डिफाइन लिख लो, नोट कर लो, वापस वापस से ये चैप्टर नहीं होने वाला बेटा। नोट डाउन एवरीथिंग, नोट डाउन। तीसरी चीज, बर्किंगम क्या कहते हैं? बर्किंगम कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जो आप नई नई चीजों को सीखते हैं ना, वही बुद्धि है। टर्मन की डिफाइन बहुत ज्यादा फेमस है, इस डिफाइन से प्रश्न आते हैं। टर्मन ने दो प्रकार की बातें कही। पहले कहा कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचते हैं, तो वही बुद्धि है। और दूसरा, ये कहते हैं बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। जो बुद्धि है उस पर आपकी हेरिडिटी, यानी कि जो आपको आपके माँ बाप से गुणसूत्र के रूप में मिलते हैं, उससे आपकी बुद्धि प्रभावित होती है। ये कहते हैं अगर इंटेलिजेंट माँ बाप हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पर टर्मन की डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। रॉस कहते हैं नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। जब आप नई नई सिचुएशन से हैंडल करते हैं और आप कॉन्शियस एडेप्टेशन की बात करते हैं, आप चेतन अनुकूलन की बात करते हैं, आप जानते हैं कि आप ये चीज कर रहे हैं, वही बुद्धि है। चेतन अनुकूलन यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस। समझ में आ गया? सबको आ गया? शाओमी, सीमा, अम्मू जो साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, उनके प्रश्न सही होते जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर? अब आ जाओ जी अपने प्रश्नों पर। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू एल.एम. टर्मन, इंटेलिजेंस इज व्हाट? एल.एम. टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? बताइए। एल.एम. टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? चलिए, एल.एम. टर्मन के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? एल.एम. टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, करिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता, अमूर्त चिंतन क्षमता, भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देंगे। भाई राहुल कुमार, जूही, आकृति, अम्मू, गुड। तो ये क्या है? यहाँ पर टर्मन कहते हैं कि ये अमूर्त चिंतन क्षमता है। ऑप्शन नंबर 2 अमूर्त चिंतन क्षमता है। यहाँ पर दूसरा इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स व्हाट? बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? इंटेलिजेंस में क्या इंक्लूड है? बताइए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस में क्या इंक्लूड है? बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? बताइए। किसी व्यक्ति की समस्याओं के लिए नए मूल उत्तर देने की क्षमता, किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एक ही उत्तर देने की क्षमता, क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की अनुमति देता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए। वेरी गुड, सोचिए समझिए। मैंने अभी बताया था कि जो बुद्धि होती है उसमें आप नई चीजों को सीखते हो, आप उसमें नई नई चीजों को क्या करते हो? सीखते हो। तो सिंगल रिस्पॉन्स हमेशा नए ही समाधान निकलेंगे, या फिर नन नहीं है? इसका जो आंसर है वो है तीसरा। इसका जो आंसर है वो है तीसरा है। बुद्धि क्या है? क्षमताओं का बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की अनुमति देता है। अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू लर्न। ठीक है जी, इजी है, हो जाएगा। बताइए, कमेंट कीजिए, आसान है, सब कर पाएंगे। आगे बढ़ो। तीसरा देखो, अब ये डिफाइन किसने दी? ये मैंने डिफाइन में नहीं लिखा था, मैंने प्रश्न में लिखा है। तो बुद्धि वह तत्व है जो
मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज की प्रतिष्ठापन करती है। सुनिए, इंटेलिजेंस इज द एलिमेंट दैट इज कॉमन टू ऑल मेंटल एबिलिटीज। दिस डेफिनेशन किसने दी? ये कहते हैं इंटेलिजेंस वो है जो भी आप सभी मानसिक क्रियाएं करते हैं वही आपकी बुद्धि है। जो आप सभी मानसिक क्रियाएं करते हैं वही आपकी बुद्धि है। ये किसने कहा? कॉलिस्निक ने, रायबर्न ने, रेक्स एंड नाइट ने, या फिर कॉल्विन ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए ये किसने कहा? मैम मैं फर्स्ट टाइम योर क्लास। अच्छा, समझ के जाओगे आराम से देखो। बताइए किसने कहा? तो ये कहा है तीसरा, दैट इज रेक्स एंड नाइट ने। तीसरा रेक्स एंड नाइट ने कहा है कि बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहती है। जो भी आप चीजें करते हैं उसमें बुद्धि जो है वो सम्मिलित रहती है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ये आसान है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? बताइए। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी संवेगात्मक बुद्धि की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न रिपीटेड आया है। बताइए। गुड। तो ये लिखी गई है डैनियल गोलमैन के द्वारा। डैनियल गोलमैन ने ही इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात की है, ईक्यू पर बात की है, और ये पुस्तक जो है वो डैनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे। धीरेन शर्मा, संध्या, पूजा, सलोनी सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। किसकी बात करेंगे? बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरीज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखिए, यूनिफैक्टर थ्योरी है जो कि बिने ने दी। टू फैक्टर थ्योरी है जो कि स्पीयरमैन ने दी। थ्री फैक्टर थ्योरी है, थ्री आर्चिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो स्पीयरमैन ने दी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है जो थर्स्टन ने दी। मल्टी फैक्टर थ्योरी है जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी। यहाँ पर हम इन सभी थ्योरीज को आज डिस्कस करेंगे। थ्योरी का बेस क्लियर कर दूंगी, उसके बाद उसके प्रश्न आप लोग इजीली खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? याद रखेंगे। चलिए, तो पहली है थ्योरी आपकी जो कि क्या है? यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि बुद्धि का यूनि और एक कारक सिद्धांत जो कि एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। एल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? एल्फ्रेड बिने कहते हैं कि सिर्फ एक ही बुद्धि है काफी है। वो कहते हैं चाहे साइंस पढ़िए, चाहे एसएसटी पढ़िए, चाहे मैथ्स पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, आपकी एक ही बुद्धि है, अलग अलग बुद्धियां नहीं है, अलग अलग कारक नहीं है, सिर्फ एक ही बुद्धि है जो आपको प्रभावित करती है। ये किसने कहा? यूनिफैक्टर थ्योरी देने वाले हैं एल्फ्रेड बिने। अब इनके इस सिद्धांत को समर्थन दिया था टर्मन और स्टर्न ने। याद रखिए, स्टर्न ने यहाँ पर सीए का कंसेप्ट दिया, क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दिया, और टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया कि जो एक ही बुद्धि है जो आपके काम को प्रभावित करती है वो किसने दिया? कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट में लिखिए यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय बिने। यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय बिने, जल्दी से लिख दो यूनिफैक्टर, या फिर ऐसे लिखो वन फैक्टर इज इक्वल टू बिने। फिर इसके बेस पर प्रश्न को करेंगे। वन फैक्टर इज इक्वल टू बिने, जल्दी लिख दो। याद, आज सब कुछ याद करवा के जाऊंगी, कुछ नहीं करना घर जाके। ठीक है, चलो गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर यहाँ पर इस प्रश्न को कवर करो। एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। यह अवलोकन किसका विरोध करता है? इस अवलोकन में ये कहा गया कि जो गणित में अच्छा है ना वो नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नहीं होगा। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है इसका विरोध कौन करेगा। मतलब कौन ये कहेगा कि अगर बच्चा मैथ्स में भी अच्छा है तो पॉलिटिकल साइंस में भी होगा, वो हिस्ट्री में भी होगा, वो ज्योग्राफी में भी होगा, वो साइंस में भी होगा,
वो बायोलॉजी में भी होगा, वो केमिस्ट्री में, हर चीज में वो अच्छा होगा अगर वो एक में अच्छा है। तो ये किसने कहा बताइए? सभी प्यारे परीक्षार्थी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे बड़े सुनसान हैं? क्या हुआ भाई, मम्मी ने रोटी नहीं खिलाई? आज इतने सीरियस सीरियस काहे हैं हमारे प्यारे प्यारे एक्टिव बच्चे? क्यों एक्टिव नहीं है? एक बार फटाफट से प्यारे वाला दिल भेज दो मैम को, जल्दी से जबरदस्त वाला दिल भेज दो मैम को। एवरीवन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपकी, अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा है और बाकियों में अच्छा नहीं है, इसको कंट्राडिक्ट किया किसने? सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत ने। सबने कर दिया, दिल भेज दिया, एक्टिव हो गए। प्रांजुल, अंजू, राहुल, प्रीति, सीमा, अभिषेक, रॉकर्स, यार रॉक तो दिखाओ, एनर्जी कहाँ है एनर्जी? चलो गुड। चलिए बात करते हैं आज की अपनी दूसरी थ्योरी, सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या है? टू फैक्टर थ्योरी। अब पहले में एक फैक्टर था, सिर्फ बुद्धि को एक कारक बोला, लेकिन यहां पर बुद्धि को कहा जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से प्रभावित होती है। अब वो दो कारक क्या है? एक है आपका जी फैक्टर और एक है आपका एस फैक्टर। जी यानी कि जनरल, जनरल यानी कि जो सब में सामान्य है, आई भाई मुझ में भी है, तुम में भी है। और एस यानी कि स्पेसिफिक, जो किसी किसी में है, यानी कि तुम में है तो मुझ में नहीं है, मुझ में है तो तुम में नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, खाना पीना सोना रहना पढ़ना लिखना, ये सब में है। तो जो सब में है वो क्या है? जर्नल फैक्टर है। और जो किसी किसी में है, यानी कि देखो अगर कुछ अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो उस अन्याय के लिए खड़े आप, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के अंदर नॉन वॉयलेंस, सत्य निष्ठा की भावना थी, क्या वो सब में ही है? क्या आपके आपके साथ कोई बुरा कर देगा और आप चुप होके बैठ जाओगे? नहीं बाबा, तुम तो उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे, है ना? तो जो ये नॉन वॉयलेंस की क्वालिटी थी वो सिर्फ गांधी जी में ही थी। वैसे ही हर पर्सन के अंदर कुछ स्पेसिफिक है जो दूसरों में नहीं है, जो उसके अंदर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो फर्नीचर बनाते हैं, तो क्या मैं फर्नीचर बना पाऊंगी? क्या यहाँ पर बैठे हुए सारे बच्चे फर्नीचर बना पाएंगे? नो। तो जो स्पेसिफिक क्वालिटी सिर्फ उसी की है, बाकियों में नहीं है, उसको आप कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी में स्पीयरमैन ने, जो कि 1927 में इनकी थ्योरी आई थी, इसके अंदर दो कारकों की बात की, एक तो एस फैक्टर और दूसरा जी फैक्टर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे बढ़िए, बात करेंगे अपने प्रश्नों की। शॉर्ट में समझ लो और प्रश्न करते जाओ, ठीक है? आज थ्योरीज को कवर कर लो, कल हम बुद्धि के मापन। बेटा ये 2 दिन आपको 2 नंबर देके जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है? चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है? यहाँ पर ही कह रहे हैं जो जी कारक था, जी कारक जो सब में है, जो सब में सामान्य है, आपको बताना है जी कारक की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। बताइए, जी कारक की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? यह सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता है, जन्मजात है, सब में होती है। यह सीखे जाते हैं, इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है। यह सामान्य धातु क्षमता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो एक्चुअली में इसका आंसर 2 है। देखो, जो जी कारक होते हैं ना, वो सब में, वो इनबॉर्न होते हैं, वो सब में होते हैं, वो सब में होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। जी कारक के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये एस फैक्टर की विशेषता है, ये एस फैक्टर की विशेषता है, ये जी फैक्टर की विशेषता नहीं है। क्या आपको समझ आ गया? जर्नल मेंटल एबिलिटी ये नहीं है, मेंटल है, मेटल नहीं है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, सॉरी ये गलत, गलत वाला यही है, बाकी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कि गलत वाला था ना, कि कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो लर्न जो की जाती है ना, वो एस फैक्टर होता है, वो जी फैक्टर नहीं होता, ठीक है? याद रखो, मैंने आपको क्या बोला अभी? मैंने आपको ये बोला, जो एस फैक्टर होता है वो आप एनवायरनमेंट में रहकर बेहतर करते हैं, लेकिन जो जी फैक्टर होता है
वो आपके अंदर क्या होता है, इनबॉर्न होता है, वो आपके अंदर जन्मजात होता है। ठीक है जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये जो प्रश्न था यहाँ पर कहा गया जी फैक्टर की कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो जी फैक्टर की ये क्वालिटी नहीं, क्योंकि ये एस फैक्टर की क्वालिटी है कि एनवायरनमेंट से अधिग्रहित करते हैं। वो कौन सा होता है? वो होता है एस फैक्टर। अभी प्रश्न कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट भी दिया जाएगा रोज की तरह। जैसे कि मैंने कहा अब 20 नंबर आप लेकर आए हो, आज के टेस्ट के बाद भी सब बच्चों के 20 ही आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न करो। अब इसमें आप अगला प्रश्न करो जो कि है 7वां प्रश्न। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की विशिष्ट क्षमता या एस कारक क्या है? बताओ, जो एस कारक है, जो विशिष्ट क्षमता है बच्चे की, वो क्या है? अभी बताया था एस कारक जो होता है वो वातावरण से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? एस कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर जो है उसके लिए कौन सा सही होगा? बताइए। वेरी गुड, सबका सही है। स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो एक्वायर किया जाता है, वो अधिग्रहित किया जाता है। बाकी जन्मजात आपको मैंने बताया जी फैक्टर होता है। आसान है, समझ में आ रहा है? समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? वेरी गुड, सबका भी है। वेरी नाइस। आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के लिए वैसा ही है जैसा, जो स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक से किस प्रकार से अलग है? स्पीयरमैन के बुद्धि के जो सिद्धांत है वो गुणात्मक पक्षों की बात करता है, एस और जी फैक्टर के गुणों की बात करता है। लेकिन जो थॉर्नडाइक का, अभी इसके बाद आप पढ़ेंगे, जो थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुकारक सिद्धांत है, वो एक्चुअल टू एक्चुअल क्वांटिटी की बात करता है, जिसके अंदर CAS इसकी ट्रिक है। क्या है? CAS इसकी ट्रिक है। तो क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की बात होती है, गुणात्मक से मात्रात्मक की बात होती है। ये आई थिंक आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो याद रखो स्पीयरमैन की थ्योरी गुणों की बात करती है और थॉर्नडाइक की थ्योरी मात्रात्मक की बात करती है। क्या सभी को प्रश्न समझ में आ गया है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इनेट टू एक्वायर्ड नो, कल्चर टू कल्चर फ्री नो, वर्बल टू परफॉर्मेंस नो। इसका जो आंसर है वो गुणात्मक से मात्रात्मक है। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रश्न। ये बहुत कम जगह पे करवाए जाएंगे, लेकिन दीपाली मैम आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न, हर एक स्टेट के प्रश्न मैं लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, और एक पीपीटी को बनाने में आप मानेंगे नहीं, आई नीड 3 hours टू मेक 1 पीपीटी। ठीक है, तो इसीलिए मैम की मेहनत के लिए और आपकी लगन के लिए एक लाइक तो करना बनता है भाई। जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कराओ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां पर भी आप लोगों, सब पे शेयर कराओ। बुला लो कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको हर प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला विद कंटेंट कराई जाती है। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि आपकी तीसरी थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर यानी कि बहुकारक सिद्धांत। अब यहाँ पर बहु का घूंघट नहीं निकालते, यहाँ पर तो बहुत सारे कारकों की बात करते हैं। 1926 में थॉर्नडाइक ने कहा, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, और यहाँ पर थॉर्नडाइक कहते हैं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आपकी बुद्धि को बनाते हैं। सबसे समझने की बात क्या है, ये वाली चीज, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धियों की बात की। बहुत सारे कारक हैं जो आपकी बुद्धि को बनाते हैं, और इसके अंदर थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, जिसकी ट्रिक है CAS, सैस। एक बार लिख दीजिए, सैस इज इक्वल टू मल्टी फैक्टर इज इक्वल टू थॉर्नडाइक। जल्दी से कमेंट बॉक्स छाप दो, कमेंट्स बॉक्स भर दो ये लिखकर। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में मुझे इतना ही दिखना चाहिए। थॉर्नडाइक का बहु का कारक है, बहु की बुद्धि है, और बहु ने क्या दिया? बहु ने सास नहीं बनाया, बहु ने कैस बनाया। कैस, CAC, कैस। जल्दी से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, CAS MF यानी कि मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक। भर दो कमेंट्स बॉक्स को, आपको आज ही याद करके जाना है। ट्रिक्स बनाई है आपके लिए, हर
इंटेलिजेंस की थ्योरी की ट्रिक है, हर इंटेलिजेंस की थ्योरी की। देखिए यहां पर सेस क्या है, कॉन्क्रीट यानी कि आपका मूर्त बुद्धि की बात करते हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं, और सोशल यानी कि सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, इन तीन प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त क्या होता है, जो आपको सामने दिख रहा है ना। अब मुझे ये पेन दिख रहा है, मेरे लिए ये मूर्त है। अब मैंने इसको छुपा दिया तो मेरे लिए ये अमूर्त बन जाता है ना। तो मूर्त, अमूर्त और समाज में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जिस बुद्धि का इस्तेमाल होता है उसको ये सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि कहते हैं। समझ में आ गया? बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी? सैस याद हो गई भाई? भाई सास की जगह पे सैस याद कर लो, CAS, सैस। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। आगे बढ़ो, बात करते हैं इसके प्रश्नों की। चलिए, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। ये बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? क्वांटिटी थ्योरी, अभी बताया था। क्वांटिटी की बात कौन करता है, मात्रा की बात कौन करता है? ये वही है जिन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो आपकी, जो आपके नर्व्स फाइबर्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर, छोटे छोटे क्वांटिटीज को मिलाकर आपकी बुद्धि बनती है। ये कौन कहता है बताइए भाई? हार्ट ट्रकर भाई, चलिए बताइए फटाफट से। एस लोन जी जल्दी क्लियर करो, जल्दी बताओ क्या होगा। वेरी गुड। तो ये हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब, थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की। किसकी बात की? बहुकारक सिद्धांत। यहां पर सबकी बहुओं की बात की है, किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा सही था इसका। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है जो कि चौथी थ्योरी आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि इसको आप कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ PMA। एक प्यारा सा प्रश्न बनता है कि PMA का सिद्धांत किसने दिया? तो PMA का सिद्धांत किसने दिया है? लुईस थर्स्टन ने दिया है। और लुईस थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की है, समूह कारक सिद्धांत की बात की है, जिसके अंदर 1938 में इसकी बात की। लुईस थर्स्टन ने स्पीयरमैन की थ्योरी को निग्लेक्ट किया, कहा सिर्फ G और S और G फैक्टर नहीं होते, आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और इन फैक्टर्स को PMA कहा। और PMA को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपके लिए बना दी है, जो कि मैं आपको अभी बताने लगी हूं। 7 PMA की बात लुईस थर्स्टन ने की है, और ये PMA से प्रश्न आता है बेटा जी, जरूर आता है, बहुत सारे प्रश्न डाले भी हैं। ठीक है जी, कोई मुझे देखो भाई, शाओमी ने वो ट्रिक याद करी है, और शाओमी ने कह दिया है वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, ये इसकी ट्रिक है। बताती हूँ इस ट्रिक को समझना कैसे है। इस ट्रिक को मैं यहां पर लिख देती हूँ ऊपर, आप देखिएगा ये ट्रिक आप लोगों के लिए भी आसान है। वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, ये इसकी ट्रिक है। अब ट्रिक को समझोगे कैसे, यहां देखना भाई, बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी। देखो भाई, वाराणसी का वी यानी कि वर्बल, न का न्यूमेरिकल, स का स्पेशियल, प का परसेप्चुअल, वो का वर्ड फ्लुएंसी, मैं का मेमोरी, आई का इंडियन इंडक्टिव। बताओ, आसान है? वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, और ये रहे इसके 7 PMA। बताओ जी, एक बार इसी बात के लिए एनर्जी दिखाओ भाई। बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं, सभी ट्रिक्स आपको काम आएंगी पेपर में जब प्रश्न आएंगे, और दीपाली मैम की याद आ जाएगी कि वाह जी क्या ट्रिक थी। तो ये ट्रिक है वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है। अभी तो वाराणसी पर जाओ भाई,
कुंभ का मेला लगा, एंजॉय करके आओ जी। हाँ जी। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी मौखिक समझ, जो आप शब्दों को समझते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी कि नंबर्स को मैनिपुलेट करना, गणितीय संख्याओं को समझना। एस से स्पेशियल रिलेशंस यानी कि स्पेस की पहचान करना। पी से परसेप्चुअल, किस तरीके से आप परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो से वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, जो आप शब्दों में प्रवाह रखते हैं, आपके बोलने में, कम्युनिकेशन में बढ़िया शब्द इस्तेमाल होते हैं। एम से मेमोरी यानी कि स्मृति, मेमोरी में कितना आप स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि एग्जाम्पल्स की मदद से कितना आप जर्नलाइज कर पाते हैं। स्पेसिफिकेशन टू जर्नलाइजेशन, विशिष्टीकरण से सामान्यकरण। ठीक है जी, तो याद हो गई ये ट्रिक। अब जाकर आईडी सही हुई है धीरेन्द्र शर्मा। अच्छा धीरेन्द्र शर्मा, अच्छा आईडी पहले पुरानी थी, ओके कोई नहीं। तो याद समझ में आ गया, वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, परसेप्चुअल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव। क्लियर? बताओ जी किस किस को समझ में आया। यहां पर याद रखो कि आपके कैली ने, प्रोफेसर कैली ने इन 7 पीएमए में 2 और ऐड किए थे, जो क्या थे। पहला था डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क, और दूसरा था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो अब प्रश्न करो, प्रश्न करो, शाबाश। कंसेप्ट ऑफ पीएमए इज गिवन बाय हुम, जो पीएमए का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, बताओ। मैंने आपको ये कहा, कैली वाली बात ये है कि यहां पर थर्स्टन ने 7 पीएमए की बात की, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की। अब कैली ने इसमें 2 और जोड़ दिए और 9 पीएमए को प्रधानता दी। अब 9 पीएमए में जो 2 जुड़े हैं वो कौन से हैं। पहला तो है डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्कणा, और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। ठीक है जी, चलो पीएमए की बात किसने दी, आसान प्रश्न है, सबने कर लिया, लुईस थर्स्टन। गुड, लुईस थर्स्टन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर इन्वॉल्व वेयर, जो शब्द प्रवाह का कारक था, जो शब्द प्रवाह का कारक था, जो शब्द प्रवाह का पीएमए था, वो क्या होता है बताइए। शब्दों को बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट करना, शब्दों को बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट करना, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह कारक, शब्दों को ठीक से बोलना, शब्दों को बढ़िया तरीके से बोलना, फ्लुएंसी रखना। बताओ कहां पर है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड जी। प्रांजुल, अम्मू, विजयलक्ष्मी, क्या कहूं यार, बहुत बढ़िया। यहां पर क्लियर है, शब्दों का तेजी से उपयोग करने की क्षमता, एबिलिटी टू यूज वर्ड्स रैपिडली, तेजी से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी को अपने आगे शब्दों में आने नहीं दे रहे। अब जो नेता होते हैं भाई, उनसे तुम कितने भी प्रश्न, अच्छा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, अगर इस बार का बिग बॉस किसी ने देखा हो तो इस बार के बिग बॉस में करण जीता था, हाँ या ना। और करण ने वर्ड्स में किसी को भी हराया नहीं, मतलब भाई, मतलब शब्दों में वो किसी को भी जीतने नहीं देता था। वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर है ना, शब्दों में आपको घुमा ही देगा। तो ये वही है वर्ड फ्लुएंसी, शब्दों को ऐसा यूज करो सामने वाले को भौचक्का कर दो। ठीक है, फ्लुएंसी, हाँ बिल्कुल भाई, आकृति कह रही है मैम करणवीर मेहरा, करेक्ट है, वही वही। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव की बात होगी, ड्रॉ, इंफेरेंस और प्रॉब्लम सॉल्व ये नहीं है। ठीक है, क्लियर, पहला इज द राइट ऑप्शन। गुड, आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, आसान प्रश्न, ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा थर्स्टन के समूह तत्व का सिद्धांत नहीं है। वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, अगर याद है तो आंसर आ गया। चलो चलो चलो, वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, तो बताओ आंसर आ गया। बताइए बताइए बताइए, यहाँ पर थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसमें किसकी बात नहीं हुई। वेरी गुड, तो यहाँ पर
सिंबॉलिक एक्टिविटीज की बात नहीं हुई, प्रतीकात्मक योग्यता की बात नहीं हुई। बाकी तर्क की बात हुई, शब्द प्रवाह और शाब्दिक प्रवाह की भी बात हुई, लेकिन यहाँ पर सिंबॉलिक एबिलिटी की बात नहीं हुई। क्लियर? क्लियर है? लॉजिक कौन सा था भाई? इंडक्टिव और डिडक्टिव, यही तो था ना। इंडक्टिव ही तो था यहाँ पर, लॉजिक इंडक्टिव रीजनिंग था ना, लॉजिक की बात तो हुई है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। सामान्यकृत तथ्यों का उपयोग करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? आप किस कारक के अंदर आप स्पेसिफिक टू जर्नल पर जाते हैं? बताइए, किस कारक के अंदर आप स्पेसिफिक टू जर्नल पर जाते हैं, वो कौन सा कारक है? बताइए। वेरी वेरी गुड सभी बच्चा लोग। क्लास अगर पसंद आ रही है और भाई पेपर में नंबर चाहिए, बेसिक क्लियर करना है, तो जुड़े रहो, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, अपन ने पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि विशिष्ट से सामान्य की बात कहाँ पर हुई है? सामान्यीकरण कहाँ पर हम लोग जाते हैं? बताइए एवरीवन, वेरी गुड। तो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग इसका बिल्कुल सही है। डिडक्टिव में उल्टा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, और स्पेशल में स्पेस को देखकर आगे बढ़ने की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक तर्क इसका बिल्कुल सही है। प्रेरक की जगह पर अगर आप आगमनात्मक तर्क लिखते, आगमनात्मक तर्क लिखते तो क्या ये भी सही होता? आगमनात्मक तर्क लिखते तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? मैंने देखा YouTube पर सब लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही करा रहे हैं, कंटेंट पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको डीप में ना पढ़ाकर अगर मैं ऊपर ऊपर से भी कुछ बातें आपको बता दूं तो आपका इंटरेस्ट उस चीज में ज्यादा बनेगा। तो धीरेन्द्र जी उम्मीद यही कर रहे हैं कि सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हार्ट ट्रकर कह रहे हैं रजत दलाल भाई, हाँ वो अच्छा है, मुझे काफी पसंद था रजत दलाल, लेकिन उसकी जो पास्ट की नेगेटिविटी थी ना, उसको देखकर ही ट्रॉफी नहीं दी, वरना वो ट्रॉफी का हकदार था, क्लियरली था। विवियन का मुझे नहीं लगा था, हम लोग बिग बॉस पे चले गए हैं तो, लेकिन रजत का मुझे लगा था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलता है। प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत कहते हैं, बिल्कुल। बहु मानसिक क्षमता सिद्धांत यानी कि मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी कहते हैं, करेक्ट है। कुलीन तंत्र सिद्धांत ये भी कहते हैं, तो इसका आंसर है बेटा जी ऑल ऑफ द अबव। याद रखो समूह कारक सिद्धांत के ये सभी नाम है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी या ओलिग्राफिक थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं। चलिए बात करेंगे अपने कोर्सेज की। देखिए सभी प्यारे परीक्षार्थियों को पता है कि यहाँ पर मैं YouTube पर आपको कंटेंट इतना डीप में नहीं लेके जाती, आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ, लेकिन उसके प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है और जो बच्चे हमारे टीचिंग एग्जाम्स के साथ जुड़ सकते हैं, टीचिंग प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको सिर्फ अभी इस टाइम पर उनको 45% का ही यहाँ पर पे करना है, बाकी 55% आपके लिए डिस्काउंट है। ठीक है, तो हमारे कोर्सेस में कनेक्ट करने के लिए आप आज ही हमारे इंक्वायरीज पर कॉल कीजिए और अपनी एक सीट हमारे कोर्सेस में सुरक्षित कीजिए। ठीक है जी, चलिए तो कोर्सेस की अगर मैं बात करूं, बीपीएससी, केवीएस, DSSB, सीटेट, यूपी सुपर, यूपी टेट, जेटेट, बीएसटेट, सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जो बच्चे सीटेट पढ़कर आए उन बच्चों को ये थ्योरी अच्छे से याद होगी और वो इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। हॉवर्ड गार्डनर कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की। बहुबुद्धि के सिद्धांत को कहां से निकाला गया? तो फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी बुक थी, उसी के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। अब यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार के टाइप्स की बात की, जिसके अंदर 1983 में 7 टाइप्स की बात हुई, फिर इसके अंदर एक टाइप जोड़ा गया जो कि था प्रकृतिवादी 1988 में, और लास्ट में 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया
जो कि है एक्सटेंशलिस्टिक। ये सभी 9 प्रकार हैं। इन 9 प्रकारों से प्रश्न बनते हैं। याद रखो 1987 में सिर्फ 7 प्रकार थे, यानी कि इंटरपर्सनल थे। फिर 1998 में 8 प्रकार हुए, नेचुरलिस्टिक बढ़ा, और फिर 2000 में 9 प्रकार हुए, यानी कि एक्सटेंशलिस्टिक इसमें ऐड हुआ। बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ये बेसिक बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये बेसिक बात आप समझ पा रहे हैं? फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये आंखें इनकी मोनालिसा है। अच्छा, चलो, तो अब इससे प्रश्न को हम करेंगे। हॉवर्ड गार्डनर के 3 से 4 प्रश्न आपके आएंगे जो आपने कवर करने हैं। ओके, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही होगा? बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने कहा, हर एक व्यक्ति में जिस काम को वो करना चाहता है उसी बुद्धि का वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर वो ड्राइविंग करना चाहता है, अगर वो ड्राइवर है, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। अगर बच्चा कुछ भी ड्राइंग करना चाहता है, मूर्ति बनाना चाहता है, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। अगर बच्चा प्रकृति से जुड़ना चाहता है तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। ईच इंडिविजुअल प्रोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये कहा किसने? हॉवर्ड गार्डनर ने। आप सब बच्चे सीटेट देके बैठे हैं और यहाँ पर सीटेट को फोकस करते हुए आपके ये प्रश्न था। सीटेट के पेपर में आया हुआ ये प्रश्न था, आपको नहीं पता रीट में भी पूछ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? फटाफट से कमेंट कीजिए एवरीवन। तो यहाँ पर हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है और उसी बुद्धिमत्ता के अनुसार वो उसका इस्तेमाल करता है। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार सम्मिलित किए गए हैं? जो हॉवर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि की बात की है, 2000 में 9 प्रकार की बुद्धि हो गई थी। आपको बताना है उस बुद्धि प्रकार में कि इन चारों में से क्या शामिल है। बताइए, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। उन चारों में से यहाँ पर क्या शामिल है? तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल और म्यूजिकल, ये तीनों चीजें यहाँ पर शामिल हैं। बाकी विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और द्रव्य इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा इसका बिल्कुल सही है। तीसरा इसका बिल्कुल सही है, लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल और फाइनली म्यूजिकल। ठीक है, क्लियर? क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 17। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। बताइए, शाबाश शाबाश, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, एक फिलोसोफर के बाद एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, और एक स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? जो मूर्तिकार होता है ना, वो स्पेस देखते, जैसे कि अगर उसने आईज बनानी है तो स्पेस देखकर ही ये आईज बनाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर मूर्तिकार के पास स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि स्थानिक बुद्धि होती है। क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है। और जो फिलोसफर होता है वो अपने बारे में ज्ञान अर्जित करता है, तो फिलोसफर के अंदर इंट्रापर्सनल बुद्धि इंटेलिजेंस होती है। बेसिकली इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में कंफ्यूजन होती है। देखिएगा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को याद करने की ट्रिक समझिएगा। देखिए, इंट्रापर्सनल, देखो इंटर को याद करोगे कैसे? इंटर कास्ट से।
इंटर कास्ट से आप इसको याद करोगे। इंटर कास्ट का मतलब होता है दूसरी कास्ट में शादी कर लेना, दूसरी कास्ट। तो यहाँ पर इंटर का मतलब होता है दूसरे को जानना, इंटर का मतलब होता है दूसरे को जानना। इंटर कास्ट में शादी, दूसरी कास्ट में शादी, यानी कि दूसरे को जानना। और इसी का बिल्कुल उल्टा होता है इंट्रा, यानी कि खुद को जानना। तो इन ट्रिक्स की मदद से आप इन इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया। हार्ट ट्रकर, धीरेन्द्र, क्या सभी को समझ में आ गया? इंट्रा पर्सनल एंड स्पेशियल, इंट्रा पर्सनल एंड स्पेशियल इसका बिल्कुल सही आंसर है। इजी, क्लियर है? टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पे एक लिंक पिन की गई है जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने पर डबल होकर मिलेगा, इसमें सच्चाई मुझे नहीं पता यार, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस पर बात करेंगे फिर आपको बताती हूँ। तो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की आ गई थ्योरी। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जिसको दिया किसने? जिसको दिया जीपी गिलफोर्ड ने, जीपी गिलफोर्ड ने इसको दिया है। इसके अंदर बेसिकली कहा गया है, इसके अंदर आपके यूनिट्स की बात, सॉरी कंटेंट की बात हुई है, आपकी वन सेकेंड, ऑपरेशन की बात हुई है, इसको ही कर देते हैं, ऑपरेशन की बात हुई है और प्रोडक्ट की बात हुई है, कॉप, जिसके अंदर पहले 120 सेल्स थे, फिर 150 सेल्स हुए, फिर फाइनली 180 सेल्स हो गए। अब टोटल 180 सेल्स होते हैं, एक एक तोड़ोगे ना तो 180 सेल्स बनेंगे। जेपी गिलफोर्ड ने ही यहाँ पर 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के 3 डायमेंशन के सिद्धांत की बात की है। याद रखिए किसने की है? जेपी गिलफोर्ड ने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर 3 आपके फैक्टर्स की बात की गई है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, और टोटल में 180 सेल्स की बात उठी है। ठीक है जी, इस पर प्रश्न करो, अच्छा अपने आप समझ में आएगा। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गिलफोर्ड की थ्योरी में कौन सा पद संबंधित नहीं है? बताइए। अभी मैंने कहा कि जब आपको गिलफोर्ड याद करना है, जब आपको गिलफोर्ड याद करना है तो आपने क्या याद करना है? अभी अभी बताया मैंने आपको, जब आपने गिलफोर्ड याद करना है तो आपने क्या याद करना है? आपने कॉप याद करना है। हर किसी की ट्रिक बन सकती है। जो गिलफोर्ड की थ्योरी है वो कॉप पर टिकी है, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, विषय वस्तु, सक्रिया और रिजल्ट यानी कि उत्पाद। तो यहां पर बेनिफिट की बात, लाभ का कि कोई भी पद की बात जेपी गिलफोर्ड ने नहीं करी। COP, कॉप, एक बार सब बच्चे कमेंट कर देंगे। कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये 3 पदों पर, ये 3 कारकों पर जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी टिकी हुई है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अगर आ रहा है तो मैम के लिए बढ़िया वाला लाइक करना तो बनता है भाई, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये 3 काम फटाफट कर दे भाई, बहुत बढ़िया। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ऐड हो, सब पे शेयर कराओ भाई, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। बुद्धि संरचना मॉडल बुद्धि लक्षणों को डैश में वर्गीकृत करता है। जो बुद्धि का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, जो कि जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर किन 3 ट्रेड्स की बात हुई है? बताइए, शाबाश एवरीवन। इसके अंदर किन 3 ट्रेड्स की बात हुई है? तो यहां पर कंटेंट की बात भी अभी बताया था, कॉप, ऑपरेशन की भी और प्रोडक्ट की भी। तो 1 2 3 इसका सही है। 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ABC, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, तीनों ही सही है ना? तो यहाँ पर 4th इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20, 20th प्रश्न। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल जो मॉडल है उसकी कितनी संख्या बताई है? मैंने आपको कहा
अगर ऑप्शन में 120 लिखा हो, 150 लिखा हो, 180 लिखा हो, आप सबसे ज्यादा वाले को प्रेफर करेंगे? आप सबसे ज्यादा वाले को प्रेफर करेंगे, लेकिन यहां पर 150 नहीं है, 180 नहीं है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल, आप लगाएंगे 120 सेल्स। तो टोटल में 120 सेल्स की बात की है किसने? जेपी गिलफोर्ड ने। याद रखो, ठीक है, याद रखो। अगर 180 होता तो आप इसको प्रेफरेंस देते, लेकिन नहीं है तो हमने 120 को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि 135, 110 और 190 तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो बात करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि है स्टर्नबर्ग की त्रिआर्चिक थ्योरी। आसान थ्योरी है, इस थ्योरी की भी ट्रिक है, आपको पता ही है भाई, ट्रिक के बिना तो मैं कुछ बनाती ही नहीं हूं, है ना? तो इस थ्योरी की भी ट्रिक है, और वो क्या है? सीसीई। सीसीई, वैसे इसको याद करने का तरीका तो सीईएस ही जानिए आप, सीईएस। वह सीसी याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीईसी। सीईसी इसको याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। पहले वाला जो है इसको आप कहते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाला जो है इसको आप एक्सपीरियंशियल, यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि, अनुभवात्मक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके दूसरे नाम, मतलब ये मेन नाम है जो मैं ऊपर लिख रही हूं, ठीक है। और प्रैक्टिकल को आप क्या कहते हैं? आप इसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, यानी कि संदर्भियात्मक बुद्धि कहते हैं। तभी मैंने आपको कहा सीईसी। क्या आप कहा मैंने तभी आपको? सीईसी, ठीक है। हर किसी की ट्रिक याद करो। आप जब भी नोट्स बनाइए तो आप हमेशा ट्रिक्स लिख दीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा गिलफोर्ड का कॉप, मैंने आपको कहा स्पीयरमैन का जीएस, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको कहा ग्रुप फैक्टर का वाराणसी पर वो और मैं इंडियन है, मैंने आपको कहा मल्टी फैक्टर का सैस, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सोशल, वैसे मैंने आपको इसका कहा सीईसी, यानी कि कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। तो आप ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि ये बुद्धि के सिद्धांत हैं, ये बिना ट्रिकों के याद ना होने वाले, भूल जाओ, नहीं होने वाले। तो आप ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद होंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक बार, ये वाली फिगर है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहा गया है। बेसिकली ये कहते हैं जो आपकी क्षमता होती है उसके अनुसार आप अडेप्ट करते हैं, उसके अनुसार आप ढलते हैं, और उसके अनुसार आप गोल्स को अपनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए 3 बुद्धि की बात की है, और उसी के अंतर्गत आपकी बाकी बुद्धियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कंपोनेंशियल को हम घटकीय कहते हैं। अब इसी कंपोनेंशियल के अंदर आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस आती है। एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव कहते हैं, तो एक्सपीरियंशियल के अंदर ये आपकी क्रिएटिव आती है। और कॉन्टेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि हम डेली में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सीईसी के जो दूसरे नाम है वो भी पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या कहा? सीईसी के ये है, देखो, मेन बुद्धि, कंपोनेंशियल घटकीय, एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक, और कॉन्टेक्चुअल यानी कि संदर्भीय। अब इनको दूसरे नाम से कैसे जाना जाएगा? इनको एनालिटिकल भी कहते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक कहते हैं। इसको हम क्रिएटिव भी कहते हैं, क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे उतने ही आप क्या बनेंगे? रचनात्मक बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। इनको हम कॉन्टेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि हम डेली में इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी कहा जाता है। आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत रंगीन है। देखो कितना रंगीन है ना, एक ही पेज पे इतने सारे कलर्स हो गए। तो अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है? तो क्या आपको ये समझ में आया
CEC इसके मेन 3 बुद्धि के प्रकार हैं और उनके अंदर उनके दूसरे नाम है जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है। यहाँ पर आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, CEC इज इक्वल टू ACP, CEC इज इक्वल टू ACP, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टर्नबर्ग की CAC, ये देखो कमेंट में लिख भी दिया भाई, वेरी गुड जी प्रद्युमन सिंह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, CEC इज इक्वल टू ACP, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अच्छा PDF मिलेगी कहाँ, तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और उस टेलीग्राम का लिंक मैं शिवा मैम को बोलकर यहाँ पर डलवा देती हूँ, आपको कमेंट्स में वो लिंक डाल देंगी। ठीक है, चलो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना। आइए इनके प्रश्नों करेंगे। मैंने क्या बोला, CEC इज इक्वल टू ACP। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो बुद्धि के सिद्धांतों पर मैं आपके शॉर्ट ट्रिक्स भी बना दूंगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, CEC इज इक्वल टू ACP। ठीक है, CEC इज इक्वल टू ACP, ये है इसकी ट्रिक। ठीक है, क्लियर। चलो यहां पर देखिए, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है, बताइए। चलो, विच इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित, आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस तरीके के त्रिआर्चिक थ्योरी की बात की जिसके अंदर CEC की बात की है, जिसके अंदर CEC की बात की है। तो ये क्या है, त्रिआर्चिक थ्योरी है, 2 फैक्टर मल्टी और हिरार्किकल नहीं है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज त्रिआर्चिक थ्योरी। कर लेंगे, इजी किजी विजी हो जाएगा। आज तो भाई सारे बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, बहुत शांत माहौल है, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हो और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको ये बुद्धि तो समझ में आ रही है और सबकी बुद्धि में ये बुद्धि डल रही है, हाँ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। अभिजीत हमेशा अलग अलग सोच के जरिए सूचनाओं को नए तरीके से हल करने की कोशिश करता है। वह नए विचारों के साथ आने और समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करता है। मतलब जो नई नई समस्या होती है उनको सॉल्व करने के लिए वो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार अभिजीत के पास किस प्रकार की बुद्धि है। जो अभिजीत है वो नए नए तरीका मतलब वो बच्चा क्रिएटिव है। अगर अभिजीत नए नए तरीकों की बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो अभिजीत है वो क्रिएटिव है, क्योंकि वो अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल भी करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तीसरा क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि सृजनात्मक बुद्धि, इसका करेक्ट है। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी स्टर्नबर्ग की त्रिआर्चिक थ्योरी करने के लिए, क्या आपको वो ट्रिक याद है? अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप ये प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टर्नबर्ग की जो त्रिआर्चिक थ्योरी थी उसके यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंस की बात है जो नहीं की गई, तो स्टर्नबर्ग ने CEC की बात की है, घटकीय, अनुभवात्मक और प्रासंगिक की बात की है। सामाजिक की बात तो की ही नहीं। सामाजिक की बात किसने की, तो सामाजिक की बात थॉर्नडाइक ने अपनी मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर की है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, ट्रिक याद होगी ना तो आप चुटकियों में आंसर लगाओगे, चुटकियों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। फ्लूइड यानी कि तरल, तरल बुद्धि, फ्लूइड यानी कि तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइज्ड यानी कि ठोस बुद्धि। अब इन दो बुद्धियों की बात किसने की, तो इन दो बुद्धियों की बात रेमंड कैटल, RB कैटल के द्वारा की गई, जिसके अंदर RB कैटल कहते हैं
जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो तरल बुद्धि है, वो बदलती रहती है। ये क्या होती है? ये एनवायरनमेंट से होती है, ये वातावरण से आप सीखते हैं। और ये क्या होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है, ये बदलती रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप रीजन दे पाते हो, यहाँ पर आप नई चीजों को याद कर पाते हो और अमूर्त चिंतन और समस्या का समाधान कर पाते हो। ठीक है, तो ये कहते हैं ये बुद्धि में आप जोड़ तोड़, देखिए ये उसकी बुद्धि है, इसमें वो जोड़ तोड़ कर सकती है, बदलती रहती है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइज यानी कि ठोस बुद्धि की बात करें, तो ठोस बुद्धि जो होती है वो हमें हेरिडिटी से मिलती है, और ये क्या होती है? ये रिजिड होती है, ये बदल नहीं सकती। जो आपका ज्ञान बन गया है, जो आपकी नॉलेज बन गई है, आप सिर्फ उसी नॉलेज पर ही स्थिर होते हो, आप अपनी नॉलेज को बदलते नहीं हो। ये होती है आपकी ठोस बुद्धि। बताओ जी, समझ में आया? 2017 का मॉडल फोन है। अरे बाबा, यहाँ देखो, ठीक है, क्लियर है। फैक्ट पे डिपेंड करती है, एज के अनुसार बढ़ती है। पूर्व ज्ञान का ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, नए ज्ञान को यहाँ पर नहीं बनाते। ठीक है, बताओ जी, तरल को याद करने का तरीका क्या है? तरल मतलब होता है पानी, तो पानी तो हिलता डुलता रहता है, तो पानी तो फ्लेक्सिबल। लेकिन यहाँ पर आप रखो पत्थर, ठोस, तो ठोस भाई हिलता नहीं है, वो वैसा जैसा वैसा रहेगा जब तक वो टूट ना जाए। बोलते हैं ना, दिल टूट गया, बोलते हैं ना पत्थर तुमने ऐसा मारा मेरा दिल टूट गया, तो ये पत्थर ही होता है, ये नहीं टूटने का, पत्थर है। और ये क्या है? ये आपका दिल है जो टूट जाता है। ऐसे करके याद किया था जब मैंने भी डाइट में पढ़ा था, तो ऐसे करके ही आप याद करो। अभी तक हमें वो वाली चीज अभी तक याद है, जब हमें वो चीज अभी तक याद है क्योंकि हमने एक इसको अपनी रियल लाइफ से मजाक मजाक में कनेक्ट करके पढ़ा था। तो आप भी मजाक मजाक में कनेक्ट करके ट्रिक्स के माध्यम से, आप शॉर्ट फॉर्म्स के माध्यम से याद कीजिए इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर है? और इंटेलिजेंस को मैंने इससे पहले कभी भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, दिस इज द फर्स्ट टाइम। और मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बच्चों को इंटेलिजेंस की थ्योरी आज समझ में आ रही है। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों को इंटेलिजेंस की ये थ्योरी आज क्लियर हो रही है। फटाफट से कमेंट करिए जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आरबी कैटल के द्वारा फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी दी गई है। फ्लूइड यानी कि तरल जो हिलता डुलता रहता है, और क्रिस्टलाइज यानी कि ठोस जो कि बिल्कुल सख्त है, वो नहीं हिलता। ये एक वंशानुक्रम से है, तो दूसरा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण से है। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24। ये आखिरी प्रश्न रहेगा अपनी आज की क्लास का। फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑफ आरबी कैटल इज इक्विवेलेंट फॉर व्हाट? जो आरबी कैटल की फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो किसकी तरह है, वो क्या है? बताइए। फ्लूइड यानी कि जो हिलता डुलता रहता है, जो कि दिल तो टूट ही जाता है वाला है। बताइए क्या होगा? तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से इंफ्लुएंस करती है, वो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को आज की अपनी क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने इंटेलिजेंस की थ्योरीज को कनेक्ट किया है, और उम्मीद यही है कि आप सभी बच्चे ये थ्योरीज आज समझ के जान के जा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अभी बिल्कुल जी अंजू पाल जी, मैं मैम को अभी तुरंत कॉल कर रही हूँ आपके लिए। अभी टेस्ट मैम लिंक यहाँ, और आप उस लिंक पर कनेक्ट करके डायरेक्ट टेस्ट देने भाग जाना। ठीक है, ओह मैम ने डाल ही दिया भाई, वेरी गुड, थैंक यू जी मैम, आप कनेक्ट थे। तो यहाँ पर मैम आपसे एक अनुरोध और करूंगी, आप एक बार टेलीग्राम का लिंक भी डाल दो, क्योंकि अगर हमारे आज के बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में 20 कमेंट्स कर दिए पीडीएफ चाहिए, वी वांट पीडीएफ के 20 कमेंट आ गए, तो मैं इनको पीडीएफ टेलीग्राम पे दूंगी। तो आप टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर डाल दे ताकि बच्चे हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर अपनी क्लास को हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। आप सभी बच्चे टेस्ट देने जाओ, टेस्ट दो, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। पहले तो टेस्ट दे दो, उसके बाद रात को टेलीग्राम पे इसकी वीडियो डालूंगी टेस्ट देने के बाद। ठीक है, वरना चीटिंग ना हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।